नमस्कार, मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। मैं आपको लेकर आया हूं आज कर्नाटक के उडुपी जिले के जप्ती गांव में और आज हम दिखाएंगे आपको कहानी कोकोनट की। क्या कभी आपने कल्प वृक्ष को देखा है? और अगर नहीं तो आप कोकोनट को याद रखिए, क्योंकि पूरे दक्षिण भारत में मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे जो पवित्र एक पेड़ निकला था वो कोकोनट यानी कल्प वृक्ष ही था। नीरा यानी नारियल के फूल से निकलने वाला रस। इसकी मिठास ऐसी जैसे नारियल के पानी में शहद घोल दिया हो। स्वाद ऐसा जो आपके अंदर तक छू जाए। जब तक धूप ना लगे तो अमृत, धूप लग जाए तो नेचुरल अल्कोहल यानी ताड़ी। हालांकि इसमें महज 3 से 4% ही अल्कोहल होती है। कहते हैं जब अंग्रेजों ने भारत में शराब का कारोबार शुरू किया तो उन्होंने भारत की औषधीय पौधों से बनने वाले मद्य पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने भांग, महुआ, काजू वाइन, फ्रूट वाइन और ताड़ी के साथ साथ नीरा पर भी बैन लगा दिया। उन्होंने अंग्रेजी शराब बेचने के लिए बाजार में ऐसे देशी मादक पेय को समाप्त कर दिया। मजे की बात यह है कि यह बैन कई राज्यों में आज भी जारी है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से गुहार लगाई थी कि जो नारियल के पेड़ से यानी कल्प वृक्ष से जो कल्प रस निकलता है, जिसे यहाँ नीरा कहा जाता है, नीरा निकालने की परमिशन जो है वो किसानों को होनी चाहिए। लेकिन उनके आबकारी विभाग ने उस परमिशन पर रोक लगा रखी थी। वो रोक आज तक जारी है। अभी भी किसानों को लाइसेंस लेना पड़ता है। पूरे कर्नाटक में सिर्फ 3 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं जिनके पास नीरा निकालने का लाइसेंस है। इसके बाद भी इस पेड़ को टैग किया जाता है और जिस पेड़ को टैग किया जाता है केवल उन्हीं पेड़ों से सरकार के मुताबिक नीरा निकाला जा सकता है और जिस पेड़ को टैग किया जाता है उस पेड़ से टैक्स लिया जाता है। ऐसा ही एक पेय पदार्थ है नीरा। ये 0 अल्कोहल है। इसे बच्चा भी पी सकता है, जच्चा भी पी सकती है, बूढ़ा भी पी सकता है, जवान भी पी सकता है और इसके औषधीय गुणों की वजह से पीकर लंबी उम्र जी सकता है। क्या ये यही वो कल्प रस है जिसमें कोशिकाओं को स्वस्थ रखने की ताकत होती है? मिनरल्स से भरपूर नीरा मस्तिष्क, हृदय और किडनी को स्वस्थ रखने का कारगर साधन है। भारत सरकार के CPCRI ने शोध के बाद नीरा में सेहत का जो खजाना पाया वो कुछ यूं है। क्या क्या ऐसी चीजें हैं, औषधीय गुण क्या हैं, मेडिसिनल वैल्यू क्या है कल्प रस की? कल्प रस में रोग निरोधक शक्ति, उसका क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बहुत है और ये ब्लड प्रेशर का भी कंट्रोल करता है। मधुमेह मतलब शुगर के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें 35 ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 का नीचे है, वो लेट डाइजेस्ट होता है, इसलिए अच्छा है। और कैंसर का भी ये गुण है, कैंसर कंट्रोल करने का भी गुण है। ये आई के लिए अच्छा है। ये रेगुलरली यूज़ किया तो आई का ये प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। ये चर्म आरोग्य कापाड़ते, ये स्किन का प्रॉब्लम है, किसी को स्किन का प्रॉब्लम है तो उसको भी अच्छा है। लिवर के लिए बहुत अच्छा है, एक्चुअली लिवर प्रॉब्लम है तो ये बहुत अच्छा है। और ये हाई कोलेस्ट्रॉल का वो भी कंट्रोल करता है। और ये किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी का भी ये सॉल्व करता है। और ये डाइजेशन का भी प्रॉब्लम है, उसका भी सॉल्यूशन है। और इसमें क्या है, रिसर्च बोलता है एक बॉडी के लिए 20 अमोनिया एसिड चाहिए, एसेंशियल अमोनिया एसिड। इस रस में 17 है, 80 to 90%। रिसर्च वाले बोलता है ये धरती का अमृत है। कल्प रस का जो औषधीय गुण हैं वो ये सब हैं और इसका मतलब ये है कि आप अगर कल्पवास करना चाहते हैं, कल्प उपवास करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं इधर और आकर के आप यहाँ 1 महीना 40 दिन आप सिर्फ और सिर्फ जो कल्प रस है वो पी सकते हैं और उसके आधार पर आप अपने शरीर को एक बार फिर से रिजनरेट कर सकते हैं, फिर से उसको ऊर्जा दे सकते हैं। सवाल यह है कि सेहत का खजाना होने के बावजूद नीरा निकालने पर पाबंदी क्यों? नीरा जिसमें 0% अल्कोहल होती है, उसे भी आज आबकारी कानूनों में कैद कर क्यों रखा गया है? आज भी किसानों को नीरा निकालने की अनुमति क्यों नहीं है? मजे की बात यह है कि हर राज्य में नीरा निकालने को लेकर कानून अलग अलग हैं। नीरा को लेकर सत्यनारायण उडुपा बताते हैं कि महात्मा गांधी ने भी
नीरा को सेहत के लिए वरदान बताया था और इसे निकालने की पैरवी की थी। आज बेंगलुरु में 1 लीटर नीरा की कीमत 350 रुपए है। अगर एक पेड़ से औसत 4 लीटर नीरा भी निकाली जाए तो रोजाना एक पेड़ 1400 रुपए की आय का जरिया बन सकता है। आप कह सकते हैं कि अगर सब किसान हर नारियल से नीरा निकालना शुरू कर दें तो उसके दाम कम हो जाएंगे। दरअसल ऐसा नहीं है। अगर नीरा निकालने की स्वतंत्रता होगी तो उसकी उपयोगिता के हिसाब से मांग भी बढ़ेगी और एक जगह से दूसरी जगह भेजने और बेचने का रास्ता भी खुलेगा। अभी नीरा 100 ग्राम के टेट्रा पैक में भी उपलब्ध होने लगी है। हालांकि मुरली कहते हैं इसे फ्रोजन कंडीशन में रखकर उपयोग करना ज्यादा बेहतर है। इससे इसका स्वाद और गुण दोनों बने रहते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं नीरा निकालने का तरीका। दरअसल यही वो ट्रैपर यानी चढ़ने वाले हैं जो नारियल के पेड़ से नीरा उत्पादन के काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। एक ट्रैपर दिन में 16 पेड़ों पर चढ़ता है और ये सैप चिलर सेट करके आता है। इसमें नीचे बर्फ होती है और ऊपर एक पॉलीथिन को नारियल के फूल में एक छोटा सा कट लगाकर बांध दिया जाता है और फिर बूंद बूंद कर ये कल्प रस टपकने लगता है। एक बार फिर ये ट्रैपर पेड़ पर चढ़ता है और सैप चिलर को उतार लाता है, जिसमें से बर्फ के साथ सटी हुई पॉलीथिन को निकाल लिया जाता है, जिसे रैप कर खेत में बने एक फ्रीजर में रख दिया जाता है, जहां से इसे कलेक्शन सेंटर की ओर ले जाया जाता है। इस पूरे सफर को हमें समझाया सत्यनारायण उडुपा ने। ये जमीन भी किसान की है, इस पर ये कल्प वृक्ष यानी नारियल का पेड़ भी किसान का है और उससे जो फूल निकलता है जिससे नीरा यानी कल्प रस निकलता है वो निकलता है, परंतु वो निकले या न निकले इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, आबकारी विभाग से। और आबकारी विभाग किसी किसान को लाइसेंस नहीं देता, वो कंपनी को लाइसेंस देता है। भला हो एक सरकार का जिसने किसानों की कंपनी बनाने का जो आधार विकसित किया, उसके तहत जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां डेवलप हुई हैं उनमें से एक तीसरी कंपनी उडुपी में है जिसने कल्प रस का उत्पादन शुरू किया है और उसको बाजार तक भेजना शुरू किया है। इसके लिए हमारे साथ सत्यनारायण उडुपा हैं। यहाँ किसानों का पास सबके पास नारियल का पेड़ है, फिर भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा इनकम नहीं आ रहा है। इसलिए हमने सोचा नारियल का पेड़ से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, ज़्यादा आय लेने के लिए क्या कोशिश किया जाए। और दूसरा प्रॉब्लम यह था कि नारियल का पेड़ का जो नारियल हमको नहीं मिल रहा था। बंदर की प्रॉब्लम से यहाँ बहुत सारे लोग अपना खेत में एक भी नारियल घर नहीं ला सकते थे। ऐसा परेशानी भी था किसानों के लिए। इसलिए हमने सोचा ये कल्परस निकाला जाए तो ये दोनों प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन हो जाएगा। बाद में हम कासरगोडू, CPCRI, कोचिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पालक्काड यूनिवर्सिटी विज़िट करके ये तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में हमने मालूम किया और उसके बाद हमें लगा कि ये कासरगोडू CPCRI का टेक्नोलॉजी है, ये बहुत उत्कृष्ट दर्जा का ये टेक्नोलॉजी है। इससे बहुत अच्छा सा क्वालिटी का कल्परस हम निकाल सकते हैं और किसानों को भी उतना ज़्यादा आय इनकम दे सकते हैं। इसलिए हमने एक कर्नाटक में ये लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या कंडीशन के है उसके बारे में पढ़कर अभी ये कंपनी बनाई। ये साइंटिफिक रिसर्च है, उसके ऊपर ये बच्चों का स्किन और ब्रेन पावर ज़्यादा बढ़ाते हैं और ये आयरन कंटेंट डेफिशिएंसी रहता है गर्भवती महिलाओं को, वो आयरन का डेफिशिएंसी इससे बढ़ जाता है। ऐसे बहुत विटामिन ABC तीनों एक ही में जूस में है, इसी में है और बहुत बढ़िया स्वीट है। तो भी ये डायबिटीज़ वाले भी पी सकते हैं क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिलो 34 रहता है। ये रिच एंटीऑक्सीडेंट है, रिच एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा हुआ है। ये साइंटिस्ट का रिसर्च वो भी माना जाता है। आपको लगता है कि हर किसान को अपने पेड़ से नीरा निकालने का परमिशन जो है वो देने से उसकी आमदनी जो है वो बढ़ सकती है? इंडिविजुअल के लिए थोड़ा मुश्किल है कि एक सोसाइटी जैसा बनकर लिया तो अच्छा है। एक एक आदमी को
ये टेक्नोलॉजी लेकर अपना पेड़ में बॉक्स लगाकर ये निकालना मुश्किल है। फिर भी एक गांव में एक सोसाइटी बना के निकालने का आसान का तरीका है। अगर हर गांव को एक कंपनी का दर्जा मिल जाए तो ऐसी स्थिति में जो है वो गांव अपना प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकता है और उसके जो नारियल के पेड़ हैं उनसे निकलने वाला जो कल्प रस है उसकी मार्केटिंग की अगर कोई रेगुलेटरी कोई एक व्यवस्था एक प्लेटफॉर्म अगर बन जाता है तो ऐसे में किसानों की आमदनी 2 गुना नहीं बल्कि उसके आगे एक शून्य और जोड़ दीजिए यानी 20 गुना तक भी हो सकती है। नीरा को बाजार तक ले जाने में जिस तकनीक का हाथ है वो है ये पात्र जिसमें नीरा का संग्रहण किया जाता है। दरअसल इसे ही सैप चिलर कहा जाता है। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर के होबार ने इसे इनोवेट किया। इसका इन्होंने पेटेंट भी कराया है। इसमें नीचे बर्फ डाल दी जाती है जो दिन भर नीरा को ठंडा रखती है और उसकी प्रकृति नहीं बदल पाती। उसके बाद इसे लेकर सीधे फ्रीजर में डाल दिया जाता है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कल्प रस को इकट्ठा करने की आधुनिक तकनीक है। इसे सैप चिल्लर बोला जाता है और जिस तरह से मधुमक्खी एक एक बूंद शहद लाती है इसी तरह से जो फूल होता है उस फूल के डंडी जो है उससे एक एक बूंद जब रस टपकता है तो उसे इसमें संग्रहित किया जाता है। इसमें सबसे नीचे बर्फ रहती है। बर्फ के ऊपर एक पॉलीथीन के अंदर उसका मुंह उस जो फूल है उस डंडी से बांध दिया जाता है और उसमें एक एक बूंद वो शहद जैसा रस टपकता रहता है और वो पूरी तरह से ठंडा रहता है। बस यही एक इसकी साइंस है। आप अगर ये ठंडा रहेगा तो ये कल्प रस रहेगा और ये अगर ठंडा नहीं किया जाएगा तो ये ताड़ी बन जाएगा यानी शराब बन जाएगा। और जब ये रस रहता है तब ये बहुत बड़ी औषधि रहता है। ये बच्चों को दिया जाता है, ये गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, ये कई तरह की बीमारियों में एक औषधि का काम करता है। नीरा को निकालने के काम में लगे हुए युवाओं के लिए बड़ी तादाद में ग्रीन कॉलर जॉब के रास्ते खुल रहे हैं। हमने इन ट्रैपर से पूछा कि इन्हें 16 पेड़ों पर चढ़ने और उतरने के लिए कितना वेतन मिलता है तो उनका जवाब कुछ यूं था। ये जो किसानों ने एक समूह बनाया है, कंपनी बनाई है, इसमें उन्हें 2500 टैपर की जरूरत है और एक टैपर महीने में कितना कमा लेता है वो हम जान लेते हैं। आपका मंथली सैलरी कितना बनता है? 25,000 25,000 जी। 15,000 ओ, आपका 20 से 25 हो जाएगा। 20 से 25,000 20 का हाँ, आपका? 25 से 30। हाँ, आपने जो देखा होगा कि ये 25 से 30,000 भी इन्होंने बताया। अभी जो 3 उनमें लड़के हैं वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं, लेकिन कम से कम आप 30,000 रुपया तक कमा सकते हैं। आपको करना इतना ही है कि आप दिन में 2 बार ऐसे 16 पेड़ों पर आपको 2 बार चढ़ना है और उतरना है और ऊपर जो कल्प रस निकल रहा है उस रस को लेकर आना है और दूसरा रस उसमें लेने के लिए उसमें पोर्ट को लगाकर आना है। बस इतना काम आपका होता है। आप ग्रीनरी में रह सकते हैं, अच्छी हवा ले सकते हैं, अच्छा पानी पी सकते हैं, अच्छा भोजन ले सकते हैं और साथ ही साथ एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। करीब 16 पेड़ों पर चढ़ने और उतरने के इस जॉब में ये युवा 25 से 30,000 रुपए कमा लेते हैं। नीरा निकालते हैं और उसे कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं। सेंटर पहुंचाने के बाद जितना जरूरी होता है वो सीधे बिक जाती है। बचे हुए नीरा को प्रोसेसिंग यूनिट में डाल दिया जाता है। इस ऑटोमेटिक कढ़ाई में अलग अलग तापमान पर नीरा की मिठास से गुड़ और शक्कर तैयार किए जाते हैं जिसे बाजार में अच्छे दाम पर बेचा जाता है। दरअसल विज्ञान और किसान ये दोनों जुड़वा भाई की तरह हैं। लैब से लेकर फील्ड तक ये कृषि की यात्रा कैसे शुरू होती है और कैसे पूरी होती है, कैसे आगे बढ़ती है, ये कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे साथ जो डॉक्टर धनंजय हैं हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कल्प वृक्ष से कल्प रस निकालने, उसका उत्पादन करने, उसे बाजार तक ले जाने की जो विधा यहाँ पर पनपी, विकसित हुई, उसमें वैज्ञानिकों का, कृषि विज्ञान केंद्र का, सरकारी विभागों का क्या योगदान रहा। डॉक्टर के बी हेब्बार करके उन्हें
बहुत अच्छा कल्परस निकालने का रास्ता वो इन्वेंट किया। उसकी आगे क्या क्या करना है करके पूरा उसका टेक्नोलॉजी हमको एक बार बताया था। वही टेक्नोलॉजी हमारा किसान दिमाग में डालना था। एक कार्यागार किया। एक कार्यागार में हमारा भारतीय किसान संघ का अनेक कृषक लोग आया, उसका इंफॉर्मेशन पूरा लिया। बाद में कासरगोड के लिए एक टूर गया, उधर भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया। बाद में कल्परस का टेस्ट किया। उनकी बाद में उसमें बहुत सारे किसान लोगों के दिमाग में आ गया, हम ये करना ही चाहिए, हम कुछ ना कुछ करके हमारा इनकम बढ़ना चाहिए करके वो डिसीजन लिया। नारियल का एक फूल 60 दिनों तक नीरा देता है। 60 दिन के बाद दूसरा फूल आपकी सेवा में तैयार हो जाता है। एक फूल औसतन 4 लीटर नीरा देता है। एक मान्यता इन पेड़ों के साथ और जुड़ी है, जो प्रकृति को आध्यात्म के साथ जोड़ती है। इन पेड़ों पर चढ़ने वाले यानी ट्रैपर पहले इसका अभिवादन करते हैं। माना जाता है कि कठोरता से चढ़ने पर पेड़ नीरा देने में कमी कर सकता है या बिल्कुल बंद कर सकता है। निश्चित पेड़ पर दूसरे व्यक्ति के चढ़ने से भी वो उत्पादन कम कर सकता है। इसलिए एक ट्रैपर को निश्चित पेड़ निर्धारित कर दिए जाते हैं, जिनसे नीरा निकालने की जिम्मेदारी उसी की होती है। इस कार्यक्रम के आखिर में हम मुरली से जानने की कोशिश करेंगे कि जो कल्प वृक्ष है, नारियल के पेड़ हैं, उनसे जो कल्प रस का उत्पादन वो कर रहे हैं, इन सब को लेकर के उनकी आगे की योजनाएं क्या हैं और किस तरह की संभावनाएं हैं, किस तरह का भविष्य वो देखते हैं किसानों का। तो 2017 से बेंगलुरु से गांव आके में सत्यनारायण जी मिला, उसका साथ मिला के ये कंपनी खोल दिया। कंपनी खोलने के बाद हमने 73 विलेज में एक विलेज सोसाइटी बनाया। ये कोकोनट फार्मर प्रोड्यूसर का एक छोटा 40-50 आदमी का एक सोसाइटी बनाया। उसमें उसका बाद क्या करने का करके ये कल्परस का योजन किया। सो हमने CPCRI कासरगोड में टेक्नोलॉजी लेके 2019 में हमने प्रोड्यूसर कंपनी किया। बाद में 2 साल कोरोना आया, उसमें हमने थोड़ा रिसर्च किया, शुगर कैसा बनाता है, गुड़ कैसा बनाता है, वो सभी हो गया। अभी मार्केटिंग का ये हम 3 काउंटर बनाए हैं, कुंदापर में, कारकड़ में और इधर फैक्ट्री आउटलेट है। सो हमारा प्लान क्या है, एक गांव में सोसाइटी होने का, उसमें एटलीस्ट 20 to 30 फार्मर का ये रस निकालने का, उसको एटलीस्ट मिनिमम 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम देने का करके। मगर खुद निकाला तो उसको 2 to 3 लाख अर्न कर सकता है। हमारा इंटेंशन है, कॉलेज जाने वाला बच्चा है, ओके मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है, उसको मॉर्निंग 6 to 8, इवनिंग 5 to 6 वो काम किया तो 15 to 20 हज़ार ऐसे ही कमा सकता है। मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर, ये हम गांव में ऐसा होने का। सिटी में नहीं होने का, बेंगलुरु में आत्मनिर्भर फैक्ट्री खोलो, उधर सभी गांव से उधर भागो, ऐसा नहीं होने का। गांव में आत्मनिर्भर योजना होने का और डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक फैक्ट्री होने का। आपको क्या लगता है कि ये जो किसानों के सामने नेचुरल रिसोर्सेस है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? वो कितना आगे बढ़ सकते हैं, आर्थिक तौर पर कितनी तरक्की कर सकते हैं, क्या सोचते हैं? ये अभी फॉर एग्जांपल एक आत्मनिर्भर फैमिली के लिए सभी ने वर्कआउट किया है, 2.5 एकड़ काफ़ी है करके। उसमें आपका डीजल बना सकता है, आपका खाने पीने का सभी, इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकता है, क्योंकि 2-3 गाय पहले तो गोबर गैस में इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। एटलीस्ट एक 40 और 50 कोकोनट प्लांटेशन आपका पास है। 2 लीटर के हिसाब से आपको डेली 100 लीटर मिलेगा। 100 रुपीज़ में बेचा तो भी कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अभी जो कल्परस है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? आप कितना देर दे पा रहे हैं, या फिर बाकी बाहर जो कुछ लोगों ने और शुरू किया है, कहाँ तक पहुँचा है? हम कर्नाटक में तीसरा कंपनी है। बेंगलुरु में कोई कंपनी बेच रहा है 300 to 360 रुपीज़ में 1 लीटर बेच रहा है, हम 200 में बेच रहे हैं। 200 में बेच के किसान को भी दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा है 200 में, क्योंकि पीने वाला को भी एटलीस्ट नॉर्मल रेट होने का, ऐसा बहुत बड़ा रेट नहीं होने का, वो भी आराम से पिए। आप कह रहे हैं 200 रुपया पर लीटर। हमारे यहाँ ये दूध का ये है, KMF करके बोलता है, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन करके बोलता है। ऐसे ही ये भी होने का, अपना गांव में एक सोसाइटी होने का। मेरा पेड़ का कितना भी पेड़ चाहिए उसमें हम ट्रेनिंग लेके बांध के ये कल्परस निकाल के मैं सोसाइटी में दे दूँ। मतलब संभावनाएं बहुत हैं।
और संभावनाएं यहाँ तक भी हैं कि वो खुद कह रहे हैं एक पेड़ जो है वो दिन में कम से कम औसत 4 लीटर कल्प रस आपको देता है और 1 एकड़ में 70 पेड़ जो हैं वो लगाए जाते हैं। भारत में अगर इसकी वैल्यू एडिशन की बात करें, अगर कोई किसी तरह की प्रोसेसिंग नहीं, अगर सीधे कल्प रस बेचा जाता है, ऐसे में कहीं पर वो यहाँ पर 200 रुपया लीटर बिकता है, बेंगलुरु में वो 360 रुपया लीटर बिकता है। इसका मतलब ये है कि संभावनाएं उतनी ही हैं जितनी कल्प वृक्ष के बारे में कही जाती हैं। कल्प वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि उसके सामने बैठकर जो भी आप कल्पना या कामना करते हैं वो सब पूरी हो सकती हैं। और एक बार फिर से अगर समाज इस बात के लिए आस्था, भरोसा और संकल्प लेकर आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर वो एक रास्ता खोल सकता है, जो रास्ता तरक्की की ओर जाएगा, समृद्धि की ओर जाएगा, उम्मीदों की ओर जाएगा और उन उम्मीदों को पंख लगाकर आसमान तक उड़ने का रास्ता भी बन जाएगा।